कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेकर के आई। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को क्यों इतना डिफिकल्ट लगता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हमें क्या बताता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इस लॉ के अंदर में, इस सब्जेक्ट के अंदर में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आपके कोई भी लर्न करने वाली चीजें एज सच नहीं है कि आपको उसको बहुत सीक्वेंस या स्ट्रक्चर वे में लर्न करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीजें हैं सारी, है ना। अदर लॉज के अंदर में सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं, पार्ट होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ये सब हमें लर्न करना पड़ता है। लेकिन इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी खासियत यही है कि यहाँ पर आपको कोई शेड्यूल, कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन, कोई एक्ट का ईयर कुछ नहीं लर्न करना। सिंपली आपको बस इस सब्जेक्ट को समझना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर लीगल मैक्सिम बहुत आएंगी, लीगल टर्म्स बहुत आएंगी जिनका आपको मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए कि क्या है। एक बार आप उसको अगर ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपकी क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू कर रही हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हमें जानना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हमें क्या बताना चाहता है। मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपको लॉ को इंटरप्रेट करना सिखाता है। स्टैट्यूट्स यानी कि लॉ, इंटरप्रिटेशन यानी कि किसी भी लॉ का मीनिंग डिराइव करना या मीनिंग डिस्क्राइब करना या फिर डिस्कवर करना। तो हम यहाँ अलग अलग टर्म्स यूज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का जो मतलब है वो है लॉ का मीनिंग डिटरमाइन करना, डिस्कवर करना या फिर डिफाइन करना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टू डिराइव द मीनिंग ऑफ लॉ। मेरे साथ साथ नोट करिएगा तभी समझ आएगा। तो डिराइव द मीनिंग ऑफ लॉ, ये है इंट्रोडक्शन। जब भी कोई एक्ट आता है तो सबसे पहले अपनी पहचान बताता है और ये बताता है कि मैं आपसे क्या बातचीत करने वाला हूँ। तो ये जो लॉ है ये हमें क्या बातचीत करेगा हमारे साथ में, ये हमें मीनिंग डिराइव करना सिखाएगा किसी भी लॉ का। लॉ यहाँ पर स्टैट्यूट्स को लॉ कहा जा रहा है। स्टैट्यूट्स जो वर्ड है ना, इसका मतलब है लॉ, और इंटरप्रिटेशन का मतलब है टू डिराइव या टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ लॉ, राइट। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को मैंने आपको टुकड़ों में बता दिया है कि इसको हम किस तरीके, क्या इसका मीनिंग, क्या इंट्रोडक्शन है इसका। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आया ये एक्ट? इतना तो पता लग गया कि लॉ को इंटरप्रेट करना हमें सिखाएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब कैसे इंटरप्रेट करना सिखाएगा, ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए। कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपको 4-5 पॉइंट्स में बताऊंगी, उसको फटाफट से आप मेरे साथ नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव में यहां ना लिख करके आपको चार्ट फॉर्म में बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहली बात इंटेंशन ऑफ लॉ। इंटेंशन ऑफ लॉ इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है। लॉ की इंटेंशन पता होनी चाहिए। लॉ की इंटेंशन क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। सेकंड, इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। ये लो जी, अभी तक तो लॉ की ही इंटेंशन पता होनी चाहिए। अब जिसने लॉ बनाया है ना, जो लॉ मेकर है, उसकी भी इंटेंशन समझो। अब वो तो ऐसा इंसान है जिसको हमने देखा ही नहीं है। मतलब बोलोगे मैडम ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। आप जब बुक्स को रीड करोगे ना, आप एक अच्छे रीडर हो तो आप लॉ मेकर की इंटेंशन को समझना शुरू कर दोगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो पहली बात, लॉ का इंटेंशन पता होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट का? लॉ मेकर की इंटेंशन पता लगाना है। जिसने लॉ बनाया है, लॉ मेकर ने, उसकी इंटेंशन हमें पता लगानी है लॉ को पढ़ करके कि वो किस इंटेंशन के साथ इस लॉ को लिख रहा था, बना रहा था। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटेंशन डिराइव्ड बाय लॉ।
इंटेंशन डिराइव्ड बाय लॉ। और ये डिराइव कौन करेगा? ऑब्वियसली रीडर, जो भी पढ़ रहा है। डिराइव तो आप ही लोग करोगे ना। डिराइव करना मतलब क्या होता है? डिस्कवर करना, ठीक है। जो भी रीडर है वो ही लॉ की इंटेंशन डिराइव करता है कि हाँ ये लॉ इस इंटेंशन के साथ बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंटेंशन ऑफ लॉ। इंटेंशन ऑफ लॉ बाय रीडर और बाय मेकर। देखो, मेकर ने जिस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया था, रीडर भी उसी इंटेंशन को सही से पकड़ पा रहा है या नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। लॉ की इंटेंशन मेकर जो ध्यान में रखते हुए बना रहा है, रीडर भी उसको सही से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। तो ये है इंटेंशन ऑफ लॉ बाय रीडर और बाय मेकर। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें बताते हैं कि लॉ की इंटेंशन को समझना है, लॉ मेकर की इंटेंशन को समझना है, इंटेंशन जो रीडर ने डिराइव की है, डिस्कवर करने की कोशिश की है, वो हमें ध्यान देखना है कि क्या इंटेंशन है। इंटेंशन ऑफ लॉ बाय रीडर और बाय मेकर, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब बात करते हैं कि मैडम आपने ये तो बताया कि लॉ के मीनिंग को डिराइव किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, लेकिन जरा ये बता दो कि क्या यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे? क्या कोई स्ट्रक्चर रूल्स हैं जो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि हमें किस तरीके से लॉ का मीनिंग डिराइव करना है? आओ जरा मैं बताती हूँ। चलते हैं अगले अपने स्टेप की तरफ। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। दो तरीके के रूल्स हैं, बोर्ड मैंने आप लोगों के लिए फ्री छोड़ा है अभी। प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। प्राइमरी रूल्स हैं 5 और सेकेंडरी रूल्स हैं 4। ये लीगल टर्म्स में भी लिखे हुए हैं, बट घबराइए मत, मैं आपको इनका मीनिंग बहुत जल्द बताने वाली हूँ। जल्दी से हम लोग विद इन 5 to 10 मिनट्स इसका मीनिंग डिराइव कर लेंगे। देखो, प्राइमरी रूल्स क्या है? नंबर 1, लिटरल कंस्ट्रक्शन। जब लेटर ऑफ लॉ का, यानी कि कोई भी लॉ की ऐसी टर्म जिसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑर्डिनरी सेंस में उसका क्या मीनिंग हो सकता है, ये आपको पहले डिराइव करना है, ठीक है जी। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल हमें क्या बताता है कि पहले तो वर्ड का नेचुरल मीनिंग या ऑर्डिनरी मीनिंग आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो आप यहां मेरे साथ साथ कुछ टर्म्स लिख लीजिए। ऑर्डिनरी सेंस में, ऑर्डिनरी सेंस में मीनिंग डिराइव करना है। ऑर्डिनरी सेंस में मीनिंग डिराइव करना है। ऑर्डिनरी सेंस में आप उसका मीनिंग डिराइव करेंगे और उसका नेचुरल मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? नेचुरल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग विद कॉग्निट एक्सप्रेशन, विद कॉग्निट एक्सप्रेशन। नेचुरल मीनिंग क्या है उसका, वो आप ऑर्डिनरी सेंस में डिराइव करने की कोशिश करेंगे विद कॉग्निट एक्सप्रेशन, ठीक है जी, विद कॉग्निट एक्सप्रेशन। चलो जी, ये तो हो गया है हमारा प्राइमरी रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये बड़ा थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा रूल है कि जहां पर आपको नेचुरल मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, जो भी इंटरप्रेटर है, जो लॉ को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ का मीनिंग डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अगर लॉ का नेचुरल मीनिंग, लॉ के वर्ड का नेचुरल मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है? रीजनेबल मीनिंग उसका फाइंड आउट करना है। जब भी कोई लॉ बनाया जाता है और उसमें कोई वर्ड लिखा जाता है, तो उसके अंदर उसका रीजनेबल मीनिंग भी छुपा होता है, वही फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। लेकिन ध्यान रहे, जब रीजनेबल मीनिंग फाइंड आउट हो रहा है, तो उस केस में जो मीनिंग है वो रीजनेबल होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, और वो उस लॉ की एम्बिट के बाहर नहीं होना चाहिए, उस लॉ के दायरे के बाहर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना है, ठीक है जी। तो आप यहां लिख लीजिए, रीजनेबली इंटरप्रेटर मीनिंग फाइंड आउट कर सकता है, बट within the ambit यानी कि बाउंड्री ऑफ सच लॉ।
ठीक है, उस लॉ की, जिस पर्टिकुलर लॉ के वर्ड का मीनिंग आप डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर्टिकुलर लॉ की बाउंड्री से या एम्बेड से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसका मीनिंग रीजनेबल होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इजस्टिम जेनेरिस। इजस्टिम जेनेरिस लीगल टर्म है, लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब क्या होता है, वर्ड ऑफ सेम स्पीशीज, सेम प्रवृत्ति के जो वर्ड्स होते हैं ना, सेम स्पीशीज के जो वर्ड होते हैं, उनको हम इजस्टिम जेनेरिस लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं। वर्ड ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है जी, इजस्टिम जेनेरिस का रूल। यहाँ पर कहा गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जनरल वर्ड भी होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स भी होते हैं, तो उसमें क्या किया जाए, स्पेसिफिक वर्ड्स से जनरल वर्ड्स का मीनिंग डिराइव किया जाता है। कई बार क्या होता है, जनरल वर्ड का जो मीनिंग है वो एम्बिगुअस होता है। एम्बिगुअस मतलब कि विच इज नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आ रहा होता क्या मीनिंग यहाँ अप्लाई करें। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक वर्ड्स जो उसके साथ में ही जुड़े हुए हैं, उन स्पेसिफिक वर्ड्स का मीनिंग आप डिराइव करिए। उन स्पेसिफिक वर्ड्स के मीनिंग की हेल्प से आप जनरल वर्ड्स का जो मीनिंग है उसको आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रहे, स्पेसिफिक वर्ड्स का जब आप मीनिंग डिराइव कर रहे हैं तो उसकी लाइट में ही, स्पेसिफिक वर्ड्स का जो मीनिंग है उसकी लाइट में ही जनरल वर्ड्स का मीनिंग डिराइव होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल वर्ड्स को मैं GW लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जनरल वर्ड्स का मीनिंग डिराइव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। स्पेसिफिक वर्ड्स को मैं SW से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। जनरल वर्ड्स का जो मीनिंग है वो डिराइव किया जा सकता है स्पेसिफिक वर्ड्स की हेल्प से, बट इन लाइट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल क्या बोलता है, अगर दो लॉ के अंदर में, दो सेक्शंस के अंदर में, दो लॉ में आपस में झगड़ा हो रहा है तो उनके झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए ये रूल बनाया गया है। बोला गया है कि एक ही बात पर अगर दो लॉ आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो उनका जो झगड़ा है दैट मस्ट बी अवॉइडेड, राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लॉज मस्ट बी, शैल बी अवॉइडेड, ठीक है जी। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल बोलता है कि झगड़ा हो रहा है तो ध्यान रहे दोनों की बातों को हमें मानना है। डन। नेक्स्ट है मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल क्या है, जब भी कोई इंटरप्रेटर लिटरल और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन से किसी भी लेटर ऑफ लॉ का मीनिंग डिराइव ना कर पाए, और अगर वो लिटरल और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन से मीनिंग डिराइव कर रहा है तो उससे जो इनैक्टमेंट है वो डिफीट हो रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो इंटरप्रेटर है उसको अपने माइंड को पीछे ले जाना पड़ेगा और उस समय पर लेकर के जाना पड़ेगा जब उस लॉ को इनैक्ट किया जा रहा था, कि इस लॉ को इनैक्ट क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे क्या मिसचीफ था, व्हाट वाज द मिसचीफ बिहाइंड इनैक्टमेंट ऑफ दिस लॉ। तो मिसचीफ फाइंड आउट करके लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो मीनिंग है लेटर ऑफ लॉ का वो डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है जी। डन। नेक्स्ट है सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स हमारे हो गए हैं, सेकेंडरी रूल्स एक्सप्रेसियो, यूनियस, एस्ट, एक्सक्लूजियो और टेनियस। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में, लेकिन मीनिंग बहुत आसान सा है। एक्सप्रेशन ऑफ वन विल एक्सक्लूड अदर्स। लो जी, यहां लिख लो, एक्सप्रेशन ऑफ वन विल एक्सक्लूड अदर्स, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने बोला कंपनी। अब कंपनी की परिभाषा में जितनी ही कंपनीज आएंगी, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये सब कंपनी की डेफिनेशन में। दैट मींस अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर आउट ऑफ दिस एम्बिट। तो एक्सप्रेशन ऑफ कंपनी विल ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट और लिबरल कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, जो यहाँ हमने लिटरल और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, इनका मिक्स्ड अप है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहले तो इंटरप्रेटर को नेचुरल मीनिंग और विद कॉग्निट एक्सप्रेशन ऑर्डिनरी सेंस में फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है।
अगर ऐसे नहीं हो पाता तो फिर रीजनेबल मीनिंग जो भी उसका फाइंड आउट हो रहा है वो रीजनेबल मीनिंग यहाँ पर डिराइव करना है, ठीक है, बट विद इन द एम्बिट ऑफ सच लॉ, जैसा कि हमने रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के रूल में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लिटरल प्लस रीजनेबल कंस्ट्रक्शन रूल, सेम एज इट इज अप्लाई हो जाएगा, दो रूल को मिक्स करके एक रूल बना दिया। थर्ड है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो ये एक लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब है जब भी कोई इंटरप्रेटर किसी भी लेटर ऑफ लॉ का मीनिंग डिराइव नहीं कर पाता किसी भी तरीके से, तो फिर उसको उस मीनिंग को, उस वर्ड के मीनिंग को डिराइव करना है कहां से, जो भी कंटेम्पररी अथॉरिटी ने इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन हो सकते हैं, डेफिनेशन सेक्शन हो सकता है आपका, शेड्यूल, ऑर्डर, प्रोविजो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्लॉज आप लिख लीजिए, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, डन। लो जी, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो हो गया यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं नॉसिटर ए सोसाइस। नॉसिटर ए सोसाइस क्या कहता है? नॉसिटर ए सोसाइस हमें बताता है किसी भी वर्ड का मीनिंग किस तरीके से डिराइव करना है जब वो बहुत सारे वर्ड्स में मिक्स्ड अप हो। किसी वर्ड का मीनिंग अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हमें उससे जुड़े हुए शब्दों को देखना है। तो जो भी वर्ड्स किसी ऐसे वर्ड्स के साथ अकम्पनीड है या एसोसिएटेड है जिसका मीनिंग एम्बिगुअस है, विच इज नॉट क्लियर, किसी वर्ड का मीनिंग अगर क्लियर नहीं है और उसके साथ में कुछ वर्ड्स अकम्पनीड या एसोसिएटेड हैं, चिपके हुए हैं, तो वो जो उसके साथ में चिपके हुए शब्द हैं, अकम्पनीड है, एसोसिएटेड है, उन शब्दों के मीनिंग की हेल्प से हम उस वर्ड का मीनिंग का फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे या डिराइव करने की कोशिश करेंगे जो हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो कितने कमाल के रूल्स दे रखे हैं ना। तो वर्ड्स अकम्पनीड या एसोसिएटेड, इनकी मदद से हम बाकी शब्दों का, जो शब्द हमें क्लियर नहीं हो रहे हैं, उनका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डन। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है और पसंद आई है ये क्लास तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा अगर कोई डाउट लगता है तो, या कोई नेक्स्ट वीडियो आपको किसी चैप्टर पर चाहिए तो, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। बाय बाय।